पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की जो समरात है वो अभी आवाम तक पहुंचे भी नहीं थे कि निगरान हुकूमत ने आवाम पर जो गैस का बिल है उसके जो चार्जेस हैं वो उसमें इजाफा कर दिया है। बिजली के जो भारी भरकम बिल थे उससे अभी आवाम संभले नहीं थे। आप इसको यूँ समझिए कि अगर आप गैस के बिल को मॉनिटरी मामलात में लेंगे तो आपको इतना बड़ा इजाफा नज़र शायद उस तरह नहीं आएगा। मतलब अगर 300 का बिल है और अगर वो 1000 या 1200 तक पहुँच गया है तो और बिजली के हिसाब से आपको इतना ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। लेकिन ये बिल्कुल ऐसी है जैसे ऊँट की जो कमर पे तिनके वाली बात है। एक इतना भारी बोझ आप डाल देते हैं कि एक तिनका जो है वो ऊँट को बिठा देता है। इस वक्त आवाम के ऊपर इतना बोझ है कि इस वक्त मॉनिटरी मामलात में हम गैस को नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि थोड़ा सा भी इजाफा जो है वो उनकी कमर जो है वो दोरी कर देता है। तो ये अभी उससे बिजली के बिल से नहीं संभले थे कि गैस के बिलों ने भी अब इनकी जो जेब है वो हल्की करना शुरू कर दी। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर जो हैं उनकी ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में घरेलू और कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए गैस की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। और ECC इजलास के एलामिया के मुताबिक घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक, जबकि दीगर कैटेगरीज़ के लिए गैस की कीमत में तकरीबन 193% तक इजाफा किया गया है। और नए गैस टैरिफ का इतलाक जो है वो 1 नवंबर से होगा। और यूँ 2023 यानी हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी है, मगर हर बार की तरह शर्त जो पूरी की है वो कुर्बानी का जो बकरा है वो आवाम को ही बनाया है और कुर्बानी का बकरा जो है आवाम ही बने हैं और आवाम ही कुर्बानी देंगे। उधर स्टेट बैंक ने मुल्की मुआशी कारकर्दगी की सालाना रिपोर्ट 2022-2023 जारी कर दी, जिसमें कहा गया है कि रूस यूक्रेन तनाज़ा की वजह से माली साल 2022 है उसकी दूसरी शिशमाही में ही मईशत को चैलेंजेस का सामना रहा है। सैलाब से मुआशी सरगर्मियाँ मुतासर हुई, मालियाती अदम तवाज़ुन वसी हुआ और औसत महंगाई कई दहाइयों की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। करंट अकाउंट खसारा जो है वो खातिर खा कम हुआ है, लेकिन बैरूनी रकूम की आमद में कमी से स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर में कमी आई है। और जो स्टेट बैंक है रवां साल महंगाई में कमी की नवीद उसने सुनाई है। मुआशी इशारे तो बेहतरी की तरफ हैं, यानी कुछ इशारे, लेकिन मुल्क की मईशत जो है वो ट्रैक पर आ गई है या जिस डगर पर चल रही है इस पर ट्रैक पर आ जाएगी। इस हवाले से बात करेंगे डॉक्टर खाकान नजीब साहब से जो कि माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या सूरत हाल है? यानी सबसे पहले तो ये बताइए कि जो पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के असरात हैं वो अभी आवाम तक नहीं पहुँचे थे कि हुकूमत ने जो गैस है उसके बिल में इजाफा कर दिया है। हुकूमत के इस इकदाम को आप किस हवाले से देखते हैं कि ये इकदाम जो है क्या ये नागुज़ीर था, ज़रूरी था कि गैस की कीमतों में इजाफा किया जाए? वकार साहब, दुरुस्त बात है कि आवाम के लिए एक हम्बलिंग पिक्चर है जहां तक कीमतों का बढ़ना है। इसलिए कि दुनिया में अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो ये हुआ कि जब रूस और यूक्रेन की वॉर हुई, ग्लोबल कमोडिटी साइकिल ऐसा आया जिसमें कीमतें बहुत बढ़ी, तो पाकिस्तान पे एक इम्पैक्ट आया। वो इम्पैक्ट जो है बढ़ गया जब रुपए की कदर कमज़ोर हुई। अगर आप इन दो चीज़ों को देखें तो एक इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का असर था हमारे यहाँ, फ्लड्स और उसका जो असर था क्रॉप्स पे और लाइफ स्टॉक पे। 1/3 ऑफ पाकिस्तान वाज अंडर वाटर, और उधर से आपने देखा कि कीमतें बढ़ना शुरू हुई हैं और वो रुकी नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप ऐड करें कि जो एडमिनिस्ट्रेड कीमतें हैं, यानी कि जो हमारे पास एनर्जी सेक्टर है, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो बिजली हो, उसकी इनएफिशिएंसीज इतनी ज़्यादा हैं कि हमारी मतलब बिजली में 590 अरब का नुकसान इस साल का। गैस की कीमतों को अगर तब्दील ना करते तो 395 अरब रुपए का एक सर्कुलर डेट, आप उसको नुकसान ही कहिए सादा जबान में, ऐड हो जाता। अब ओगरा हर 6 महीने में एक रिवीजन करता है। हम बहुत अरसा गुजार देते हैं, हम बहुत टाइम गुजार देते हैं, हम ये रिवीजन जो है उसको पास ऑन नहीं करते, इसको रोके रखते हैं। उससे 2100 अरब का सर्कुलर डेट, यानी कि 2100 अरब का एक तरह का खसारा खड़ा हो गया है गैस सेक्टर पे भी। अगर इसमें आई थिंक लेट पेमेंट सरचार्ज भी ऐड कर लें तो ये 2900 अरब है। आज से 4-5 साल पहले चले जाइए तो ये 0 था। इनएफिशिएंसीज, प्राइसिंग को पास ना करना, स्ट्रक्चरली गैस सेक्टर को तब्दील ना करना, LNG महंगी मंगाकर मुल्क में सस्ती बेचना, कई सेक्टर्स को सब्सिडी देना, उस सब्सिडी की पूरी पेमेंट ना होना, UFG अनआइडेंटिफाइड लॉसेस जो हैं उनका ओगरा ने जो अलाउ किया है उससे बहुत ज्यादा होना। अब ये तो सिर्फ मैंने चंद चीजें आपके सामने रखी हैं। ये नागुज़ीर था। IMF में ये जो चंद चीज़ें आपने कही हैं जो कि नागुज़ीर थी,
इसमें जो अब बेहतरी आई है, यानी आप ये समझ रहे हैं कि हमने यानी पूरे इकॉनमी के हवाले से वैसे तो 70 साल देखें तो सब्सिडीज़ और यही तमाम चीज़ें चलती रही हैं, अब आप समझते हैं कि इकॉनमी में जो पैराडाइम शिफ्ट आ चुका है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, अब इन द शॉर्ट रन ये कोशिश की जा रही है, बीइंग इन एन IMF प्रोग्राम, एक तो कुछ एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, उस एडजस्टमेंट्स की वजह से कुछ आपको करंट अकाउंट का खसारा संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जब मालियाती खसारे के नंबर आएंगे पहले क्वार्टर के, तो वो भी कोई बहुत डिस्टर्बिंग नहीं होंगे। सो ये दो चीजें जो हैं थोड़ी सी आपको संभलती हुई दिखाई देनी चाहिए। लेकिन ये क्या इसमें कंसिस्टेंसी, आपको जब नई हुकूमत अगली आएगी तो वो आपकी यानी पेशगोई क्या है, ये चीज़ें जारी रहेंगी इस तरह? यानी हमारे यहाँ आप शॉर्ट टर्म तो हो जाती हैं, लेकिन फिर लॉन्ग टर्म फिर वही तकरीबन हम उसी कोलू की बैल की तरह एक ही जगह एक ही दायरे में गर्दिश करते रहते हैं। इसको आप थोड़ा सा इस वक्त कंबाइन कीजिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हुए हैं, चाहे वो स्मगलिंग पे हो, जखीरा अंदोजी पे हो, अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे हो, और रुपए और डॉलर की जो एक इलीगल मार्केट बन गई थी उसको रोकने पे हो, तो आपको इन सब की वजह से एक सेंटिमेंट तब्दील हुआ है, डी डॉलराइजेशन थोड़ी सी हुई है। अब IMF का एक रिव्यू होगा। अब आई थिंक अगले अगर 9 माह या 12 माह आप पूछें कैसे चलेंगे, IMF का 2 नवंबर ऑनवर्ड्स एक पाकिस्तान का रिव्यू होगा। अगर वो रिव्यू कामयाब हो जाता है, अगर मैं सिर्फ इसलिए कहता हूं कि कामयाब तो हो जाएगा, शायद उसकी कुछ और शराइत होंगी, कुछ हम देखेंगे कि कुछ तब्दीलियां होंगी, कुछ अगर टारगेट्स नहीं मीट हो रहे तो उसको पूरा करने के लिए जो एडजस्टमेंट्स हैं वो आएंगी। तो वंस वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर थोड़ी सी और तकवीयत मिल जाएगी। इस वक्त एक इशू जो इन द इमीडिएट है वो एक्सटर्नल फ्लोज का है, यानी कि हमारे जो रकूम बाहर से आनी है, रेमिटेंसेस को भी बढ़ना है, एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ना है, हमारी बोरोइंग्स जो डेट की हैं वो भी बढ़नी है। फिर हम ये साल राइड आउट करेंगे। आने वाले जो साल हैं वो डिपेंड करेंगे वकार साहब ऑनेस्टली कि कोई भी पॉलिटिकल फोर्स जो आती है वो प्रिपरेशन क्या करके आती है, एनर्जी सेक्टर पे, पाकिस्तान की FBR के रिफॉर्म पे, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग को डीरेगुलेट करके पाकिस्तान का एक ग्रोथ बनाने पे और दुनिया को एक्सपोर्ट करने पे। अगर हम ये सारे काम करने में कामयाब हो गए और वो माइक्रो रिफॉर्म जो पाकिस्तान को दुनिया से कनेक्ट करे, ट्रेड रूट्स बनाए, मतलब एटलीस्ट ऑन द वेस्ट जो हमारे ट्रेड रूट्स हैं वो बने, अगर हम ये एक मैं हमेशा कहता हूं कि इस सब को करने के लिए अगर एक कॉम्पिटेंट टीम, और ये सिर्फ मेरा मतलब पॉलिटिकल टीम नहीं है, हर मिनिस्ट्री में अगर हम ये सलाहियत पैदा कर सके, और ये एक अपहिल टास्क है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, और कोऑर्डिनेट कर सके। मैं भी देखता हूं कि SIFC का मैकेनिज्म एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म सा बन रहा है पाकिस्तान में, और वो कोशिश कर रहे हैं कि बहुत से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट को कोऑर्डिनेट किया जा सके। तो अगर हम ये सब काम बखूबी कर सके, जो कि डेफिनेटली एक अपहिल टास्क है, तो फिर तो आपको ये जो इस वक्त थोड़ी सी सेंटिमेंट में बेहतरी। 2 नवंबर का आपने जो जिक्र किया है रिव्यू का IMF के वाले से, तो वो आप समझते हैं कि उस वक्त तक के जो माइलस्टोन्स हैं जिनको हमें, जब वो शराइत हैं जिनको हमने पूरा करना है, वो हम कर रहे हैं, मतलब उसमें कोई इशू नहीं है? 2 नवंबर आप उसके वाले से पॉजिटिव हैं रिव्यू के वाले से? ये वकार साहब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 30 सितंबर के टारगेट्स जो हैं उस पे बेस करके ये रिव्यू होता है, क्योंकि जो डेटा है वो थोड़ा देर से आता है, तो अभी सारा डेटा हमारे सामने आया नहीं है। इनिशियल डेटा जो है वो इतना डिस्कम्फर्टिंग नहीं है। कुछ जगहों पे ऑफ कोर्स कमियां हैं, कुछ जगहों पे हमने एक्सीड भी किया है, FBR का टारगेट मीट हो गया है। लेट्स सी एनर्जी टारगेट्स कैसे हैं, लेट्स सी ओवरऑल जो हमारा मालियाती खसारा कैसा है, हमारे जो मॉनेटरी टारगेट्स हैं वो कैसे हैं। ये सारा डेटा भी कंपाइल हो रहा है, वक्त लगता है, कुछ प्रोविंसेस से भी आता है। जैसे ही ये डेटा हमारे सामने आएगा, पर आई थिंक रिव्यू जो है इट शुड मूव फॉरवर्ड। अगर उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स, जैसे मैंने कहा, कुछ वेवर्स, ये सब कुछ होना होगा तो वो हो जाएगा, एंड इट शुड मूव फॉरवर्ड। ये इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि 23-24 अरब डॉलर जो हमने इस साल में एक्सटर्नली जमा करने हैं, रीप्रोफाइल करने हैं, देने हैं, ये सब काम करने के लिए IMF की अम्ब्रेला में रहना बहुत जरूरी है। सो आई एम रियली होपिंग आप एक तो बड़ी अवामी उस लहजे में बात करते हैं और एक ऐसी आसान तरीके से बात करते हैं जो कि हर आदमी को समझ भी आती है। तो ये बताइए कि जो
अभी जो स्टेट बैंक का कहना है कि रवां साल महंगाई में कमी होगी, मतलब ये बहुत ही आवाम से रिलेटेड चीज़ है। गैस और बिजली की कीमतों में जब इजाफा हो रहा है तो महंगाई में कैसे कमी आएगी? क्या हम कोई उम्मीद रख सकते हैं, आवाम कोई उम्मीद रख सकते हैं? So let's be honest with the people of Pakistan. अगर अर्मिला और इमरान यहाँ होते तो वो वाउच करते, वो मुझे पिछले 1 साल से पूछ रहे थे, तो मैं लोगों को हमेशा कहता था कि अपना तर्ज जिंदगी, अपना तर्ज अमल बहुत तब्दील कीजिए और बहुत किफायत शारी से जिंदगी को काटिए। कोई भी हो, मिडिल इनकम तक भी जो है वो हिट होगा, हाई इनकम अर्नर्स को छोड़ दें तो वो हिट होगा। ये और एग्जैक्टली ये 1 साल से मैंने आपके हर प्रोग्राम में कहा है, मैं आज भी उस पे कायम हूँ। अपना तर्ज जिंदगी, सर्दियों में गैस और इलेक्ट्रिसिटी की बजाय स्वेटर पहनिए और अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद रखिए ताकि आपके घर गर्म रहें। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। मैंने बहुत सी चीजें इस पे कही हैं, मतलब एनर्जी को सेव कैसे करना है, ट्रांसपोर्ट को सेव कैसे करना है, होलसेल से चीजें कैसे लेनी है, ये आप कर सकते हैं। अपनी इनकम बढ़ाने को मैंने कई चीजें गुजारिश की। आपका बेटा अगर उसने मैट्रिक किया हुआ है तो उसे कहिए कि 8वीं के स्टूडेंट को घर बैठ के ट्यूशन दे, अगर 100 रुपए भी कमाएगा तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैं जो चीजें अपने यहाँ अप्लाई करता हूँ वही दुनिया को कहता हूँ। तो एक तो ये बात है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम कहते हैं महंगाई कम होगी तो इसका मतलब, जो टेक्निकल टर्म्स बहुत यूज होती हैं, वो ये है कि अगर महंगाई अभी 30 से 31% पे बढ़ रही है तो आने वाले महीनों में वो 20-22% रह जाएगी। महंगाई की जो बढ़ने की शरह है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी भी है ना डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने जो मशवरे दे रहे हैं, स्वेटर्स वगैरह और वो तमाम चीज़ें, लाइफस्टाइल चेंज करने में बहुत सारी जगहों पे फिर हुकूमत का मामलात आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं बहुत सारा लाहौर जो है, बहुत सारी एक पूरी क्लास है जो कि बाईसाइकिल चलाने में उनको शौक़ भी है। वो उनको अगर साइकिल के वाले से ट्रैक्स हों तो वो डेफिनेटली यहाँ पे कल्चर फ़रोग पा सकता है बाईसाइकिल का। लेकिन आपको मालूम है कि इस तरह का जो है वो मामलात है नहीं, यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं है, ट्रैफिक की इस तरह मामलात है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लाइफस्टाइल को चेंज करने के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे हुकूमत जो है उसका किरदार बड़ा अहम हो जाता है। देखिए, 3 तरह की हुकूमतें होनी चाहिए। एक फेडरल गवर्नमेंट होनी चाहिए, मैंने पहली बहुत बड़ी गुफ्तगू जो है फेडरल गवर्नमेंट के रिलेटेड की। फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है, लोकल लॉ एंड ऑर्डर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, कुछ रेगुलेशन है, वो उनके पास है। फिर एक तीसरा टियर है जो लोकल गवर्नमेंट का है, जिसको हमारे शहर चलाने हैं, हमारी सिटीज चलानी है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये भी पॉलिटिकल पार्टीज को अब सोचना है कि ये निज़ाम इस तरह का है मुल्क में। सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट कहीं बैठकर कोई शहर या कोई डिस्को जो है दूर दराज में नहीं चला सकती। इस निज़ाम की तब्दीली के लिए हमारे जहन की तब्दीली, हमारे माइंडसेट की तब्दीली ज़रूरी है। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि अपना वोट डालते हुए हमेशा ये सोचिए, और बाशऊर कौम है आप, कि आप क्या मांग रहे हैं। ये वोट जो है उसके इव्ज़ कुछ मांगिए, और वो अपने मुल्क की बेहतरी, अपनी बेहतरी, अपने शहर की बेहतरी। सिटीज को डेवलप डिफरेंटली करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। सिटीज को डेंस भी होना पड़ेगा, ऊपर भी जाना पड़ेगा, और निकलना पड़ेगा कि खाली हम मोटर्स या जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको तकवीयत दें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिलिंग, ये एक बहुत बड़ा जोश है दुनिया भर में। और हमारी सिटीज बहुत ज़्यादा फैली हुई नहीं थी, अब फैल गई हैं। बट अगर हम सेंटर ऑफ द टाउन से लेके 4-5 किलोमीटर के एरिया में, तो इन ट्रैक्स और इन चीज़ों को बहुत पनपने की गुंजाइश है और होनी चाहिए। पर वो एक इतना बड़ा माइंडसेट का तब्दीली मांगती हैं और इतनी बड़ी प्रोफेशनल इनपुट मांगती हैं। मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र करता हूँ, पाकिस्तान की डिफाइनिंग जो तब्दीली है, पाकिस्तान की जो डिफाइनिंग डिफिशिएंसी है, वो कॉम्पिटेंस का लेवल है, बोथ इन द पब्लिक सेक्टर एंड इन द प्राइवेट सेक्टर, इन द रेगुलेटरी रेजिम। डॉक्टर साहब, वक्त की कमी के पेश नज़र बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब हम इस मौजू पे बात करते रहेंगे। इस वक्त आप लेंगे थी ब्रेक और उसके बाद वापस आते हैं।